इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। क्लास 10th की ग्रामर का जो सिलेबस चलता आ रहा है उसका 10th चैप्टर अगर आप बुक के हिसाब से देखो तो वो है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो हम पढ़ा रहे हैं ये, लेकिन वैसे कोई पढ़ सकता है। मैं क्लास 10th का बता रहा हूँ लेकिन ये कोई पढ़ सकता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हर क्लास 1 को अगर मैं थोड़ा छोड़ दूँ तो क्लास 3 से अगर देखा जाए तो क्लास 3 से पूरे क्लास 12 तक, उसके बाद भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल में समझने की। और ख़ासकर ये वीडियो तो क्लास 6 के ऊपर के बच्चों के लिए है ही, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है, जो इस प्रकार है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। एक एक करके इनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है, वो हम समझेंगे। ये क्लियर है? क्या लिखा है? नाउन। नाउन किसे कहते हैं? परिभाषा इसकी क्या है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुण मतलब उसकी क्वालिटी कि उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, वो कैसा है। डेफिनेशन: अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट, मतलब कंडीशन कि वो किस स्थिति में है। उन सब को हम नाउन कह सकते हैं अगर उनका नाम है तो। किसी पर्सन का नाम है तो नाउन, किसी प्लेस का नाम है तो नाउन, किसी थिंग यानी किसी वस्तु का नाम है तो उसको नाउन ही कहेंगे। किसी क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी उसका अगर हम नाम रख देते हैं तो वो क्या होता है, वो नाउन कहलाता है। कोई काम, उसका अगर हम नाम रख दें तो वो भी क्या कहलाएगा, नाउन। कोई स्टेट यानी कोई स्थिति, उसको भी अगर कोई नाम दे दें तो उसको भी हम नाउन कहेंगे। यानी कि दुनिया में कुछ भी अगर उसका नाम हो गया तो वो नाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, राम, सीता, ताजमहल, चॉइस, विजडम, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं। लिखा है पहला, प्रॉपर नाउन। किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी विशिष्ट, विशिष्ट मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन, मतलब वो नाम जो किसी स्पेशल पर्सन के लिए, ये मत सोचिए कि स्पेशल मतलब कि एकदम अलग, स्पेशल मतलब कि उसका अलग से नाम हो, कॉमन नाम ना हो। जैसे मैं बोलूँ किताब, तो किताब तो कॉमन नाउन है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ भागवत गीता, ठीक है, या मैं किसी और बुक का नाम लेता हूँ, ठीक, तो वो क्या होता है, वो उस बुक का मैं नाम ले रहा हूँ, यानी कि उसको मैं स्पेशल बना रहा हूँ। बुक तो नॉर्मल हो गई, कोई भी बुक हो गया, लेकिन जब जैसे मैंने भागवत गीता बोला तो अब तुरंत समझ जाओगे अच्छा भागवत गीता, तो ये प्रॉपर नाउन है। क्लियर हो गया? तो देखिए क्या लिखा है, कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। तो यहाँ जो कालिदास है वो, भाई कालिदास तो हमें पता है कई लोग का नाम होता है, लेकिन कालिदास एक स्पेशल पर्सन का नाम है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता है मैन, आदमी, तो आदमी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कालिदास लिखा तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का विशेष नाम है, यानी कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। देखो संस्कृत क्या है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज तो कई सारे होते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज में एक विशेष नाम है, उसका नाम है संस्कृत। तो क्या आपको पता चला इससे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो किसी भी सामान्य नाम का विशेष नाम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पोएट लिखा है, इसी लाइन में पोएट लिखा है, पोएट मतलब कवि, तो कवि तो कोई भी हो सकता है ना, कोई पोएट तो कोई भी हो सकता है ना। पोएट को कोई विशेष नाम नहीं बताया गया है, तो जो पोएट है ये भी नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। आगे बताया जाएगा ये कौन सा नाउन है। वैसे बता दूं ये कॉमन नाउन है, लेकिन आपके जानकारी के लिए अभी समझो, किसी सामान्य नाम से जब हम कोई विशेष नाम बनाते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है, देखो दिल्ली एक सिटी है, तो सिटी तो कई सारे हैं, लेकिन उस कई सारे सिटी में से दिल्ली एक स्पेशल सिटी है, ठीक है। अब ध्यान ये मत समझिए कि दिल्ली की मैं स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैपिटल है। स्पेशल का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उनका एक अलग से नाम है, ठीक है। और इंडिया पता ही है, इंडिया क्या है, कंट्री है, तो कंट्री तो कई सारे होती हैं, लेकिन एक ऐसा कंट्री जिसका नाम इंडिया है, तो ये विशेष हो गया, इसलिए इसको हम विशिष्ट कहते हैं, ठीक। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। और कैपिटल क्या है, कॉमन नाउन। कालिदास, संस्कृत, दिल्ली तथा इंडिया प्रॉपर नाउन है। क्लियर हो गया एकदम। विशेष,
प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी जानना है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो अगर कोई भी प्रॉपर नाउन है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, चाहे वो सेंटेंस के पहले में आए, चाहे बीच में आए, चाहे आखिरी में आए, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये नहीं कि सब उसका कैपिटल लेटर से लिख दो, उसका बस पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे कालिदास में के कैपिटल है, संस्कृत में एस कैपिटल है, दिल्ली में डी कैपिटल है, इंडिया में आई कैपिटल है। समझा क्या? सेकेंड, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता है। अगर वो प्रॉपर नाउन है उसका प्लूरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता है। अगर वो डायरेक्ट प्लूरल ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि इंडिया का इंडियाज़ हो जाएगा, दिल्ली का दिल्लीज हो जाएगा। ठीक है, या तो वो प्रॉपर नाउन में प्लूरल पहले से ही है, ठीक है, या तो वो सिंगुलर है। ये कभी आप नहीं देखोगे कि कोई भी प्रॉपर नाउन वो क्या हो, वो सिंगुलर से प्रॉपर हो गया हो, ऐसा कभी नहीं होता। थर्ड, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल जो आप सुनते हो, ए एन द, ये सुनते हो ना आप, तो अभी आपको पढ़ाया जाएगा आगे, तो ये सब का यूज़ हम नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। तो प्रॉपर नाउन का क्या रूल पता चला? प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। दूसरा, प्रॉपर नाउन प्लूरल नंबर में नहीं होता है। तीसरा, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले। ठीक है, एक विशेष रूल होता है यूज़ ऑफ द में का, मैं आपको कभी बताऊंगा, उसमें यूज़ होता है प्रॉपर नाउन से पहले, अदरवाइज कहीं नहीं यूज़ नहीं होता है। ठीक, तो दूसरा यूज़ है कॉमन नाउन। पहला हमने जान लिया नाउन का, नाउन में प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। वह यह अपने वर्ग तथा किस्म की समस्त सामान्य वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। यानी कि उस कैटेगरी के, उस वर्ग के बारे में बात होता है। उस वर्ग के नाम को भी हम क्या कहते हैं, मतलब किसी वर्ग के नाम को हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे पोएट, पोएट क्या है? एक अलग से वर्ग है। ठीक, टीचर, टीचर क्या है? एक अलग से वर्ग है। टीचर उन सभी लोगों को कहा जा सकता है जो पढ़ाते हैं। तो टीचर, अगर मैं बोलूँ टीचर, तो टीचर कोई भी टीचर हो सकता है। एक सामान्य नाम है, एक वर्ग का सामान्य नाम है। ठीक है, जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है। एक वर्ग का सामान्य नाम है जानवर। क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है। हम एक सामान्य नाम बोल रहे हैं, उस सामान्य नाम को ही कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक, जैसे शेयर्ड बाय ऑल, इसमें क्या है? सबके द्वारा क्या किया गया? शेयर किया गया। जैसे किंग, मदर, इसका मतलब होता है शेयर बाय ऑल, जो सबके द्वारा शेयर किया जा सकता है। जैसे किंग कोई भी राजा हो सकता है, कोई विशेष राजा के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर हम किसी विशेष राजा के बारे में बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। मदर, मदर सबकी माँ होती है ना। मैं बोलूँ मदर, तो मदर कोई भी हो सकती है ना। लेकिन जब मैं माई मदर बोलूँ तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली सिर्फ मदर बोलूँ तो मदर कोई भी हो सकता है। एजेंट, देखते हो बैंक वाले आते हैं, अब बैंक वाले से जब बैंक खुलता है तो वहाँ से एक दो एजेंट आता है आपके घर, बोलते हैं भैया हमारे यहाँ खाता खोल लो, ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, तो वो एजेंट होते हैं। वुमेन, औरत, कोई भी औरत हो सकती है। ठीक, बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है। ETC, यानी कि आपको क्या पता चला? किसी वर्ग के सामान्य नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अगर किसी वर्ग का विशेष नाम हो गया तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। याद रखना, विशेष, कॉमन नाउन सामान्यतः काउंटेबल होते हैं। कॉमन नाउन अगर आपको पहचानना है तो वो नॉर्मली काउंटेबल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में वो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप 90 to 95% मान लो कि वो काउंटेबल ही होते हैं। उनको आप गिन सकते हो। जैसे वुमेन, वुमेन को आप गिन सकते हो। बॉय, बॉय को आप गिन सकते हो। तीसरा, कलेक्टिव नाउन। पहला हमने क्या देखा? प्रॉपर नाउन, किसी सामान्य नाम का विशेष नाम। फिर हमने जाना कॉमन नाउन, यानी कोई भी वर्ग का सामान्य नाम। अब हम जान रहे हैं C, कलेक्टिव नाउन। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को, वैसे सबके, व्यक्ति, वस्तु, भावनाएं, किसी के भी अगर वो समूह है, उस समूह का कुछ नाम है। ध्यान देना, कॉमन नाउन में हमने क्या देखा था? किसी वर्ग का नाम था, किसी समूह का नाम नहीं था, किसी वर्ग का नाम था, कैटेगरी का नाम। लेकिन यहाँ पे किसी समूह का नाम बात बता रहा है। किसी समूह के नाम को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ग मतलब होता है कैटेगरी। जैसे टीचर, तो टीचर कहीं के भी हो सकते हैं, यहाँ के भी, पाकिस्तान के भी, श्रीलंका के भी, नेपाल के भी, अमेरिका के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी, कोई भी टीचर है ना। और दुनिया कहीं और है तो वहाँ के टीचर। लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी एक विशेष ग्रुप को हम कहते हैं, अगर उसका हम नाम रख दें तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक,
समूहवाचक इसलिए कहते हैं इसको, जैसे क्राउड, भीड़। अब भीड़ कोई भी हो सकती है, लेकिन एक विशेष प्रकार की जहाँ ढेर सारे लोग खड़े हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भीड़, क्राउड। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक। फिर आर्मी, आर्मी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, कलेक्शन होता है सोल्जर्स का। तो सोल्जर क्या है, सोल्जर तो आप कॉमन नाउन है, और आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नॉर्मली क्या होता है, कॉमन नाउन के कलेक्शन से ही कलेक्टिव नाउन बनता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको बताया जाएगा, अभी आपको और समझाया जाएगा। जैसे उदाहरण, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। गैंग नॉर्मली रॉबर का होता है, बहुत सारे गैंग होते हैं, लेकिन नॉर्मली एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है रॉबर। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ बंच ऑफ कीज। ये सब जो आपको जो डार्क में दिख रहा है ना, वो सब क्या है, वो कलेक्टिव नाउन है। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मतलब इसे गाय भैंस, उनको हम कैटल कहते हैं, मवेशी इसे बोलते हैं हम लोग ना। 6, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर्स का जो ग्रुप बनता है उसे हम टीम कहते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जब ढेर सारे म्यूजिशियन एक साथ ग्रुप में होकर जब कहीं गाना बजाते हैं तो बोलते हैं ना ये बैंड अच्छा है, वो बैंड अच्छा है, तो बैंड मतलब ये होता है। बैच ऑफ बॉयज़, ऐसे बैच लगता है ना कि ये बैच, फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, आपने सुना होगा, कोचिंग में सुनते हो खासकर। और अगर आप आगे जाओगे तो आप डिग्री कॉलेज में सुनोगे ये फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच, ये सब सुनोगे। फिर लिखा है अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक का एक ग्रुप, ठीक है, ढेर सारे स्टिक, जब ढेर सारे डंडे अगर आप इकट्ठा कर लो तो उसको बंडल कहते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल इसमें आपको दिख रहे हैं। डी, मटेरियल नाउन। अब ये बाकी सब आप देख लीजिएगा, मैं डी पे चल रहा हूँ। मटेरियल नाउन क्या लिखा है, किसी धातु के नाम को धातुवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी मटेरियल नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्योर मटेरियल होना चाहिए, किसी का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अगर किसी का मिक्सअप हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा। जैसे गोल्ड, प्योर गोल्ड होता है, उसमें और किसी का मिक्सअप नहीं होता, होता है मिक्सअप, लेकिन मार्जिनली क्या होता है, वो गोल्ड का ही मिक्सअप होता है। सिल्वर, कॉपर, आयरन, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं कह सकते, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें गोल्ड भी मिला हुआ है, सिल्वर भी मिला हुआ है, कॉपर भी मिला हुआ है, और कोई दूसरा रूप बना रहा है, तो उसको मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल नाउन उन मटेरियल को कहेंगे जिनका नाम क्या होता है, रॉ होता है। रॉ मतलब कि उन्हीं, उसी का ही बनाओ और किसी का ना बनाओ, ठीक है, या वो पहला रूप हो। ध्यान दीजिएगा, वो पहला रूप हो उस मटेरियल का। क्लियर, रॉ बोलते हैं इसे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को ही हम मटेरियल नाउन में रखते हैं नॉर्मली। गोल्ड, मुझे आपको समझ में आ रहा है मटेरियल नाउन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ऐसे कई भी चीज़ें होती हैं जो आप सुनते होंगे, उसमें कई चीज़ों का मिक्सअप होके जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है। मतलब आप तो हर चीज़ को बोलोगे भैया ये तो मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक को बोल दोगे मटेरियल है, आप बोल दोगे भाई सीमेंट भी मटेरियल है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सीमेंट मटेरियल नहीं है, ठीक, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों से मिक्सअप होके तब सीमेंट बनता है। तो वो मैं अब कहना चाह रहा था। गोल्ड भी क्या है, गोल्ड तो एक नाम है ना। ज्वेलरी, ज्वेलरी मटेरियल नाउन है कि नहीं आप जानो। ज्वेलरी प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक विशेष नाम है, ठीक है, लेकिन गोल्ड ये मटेरियल नाउन है। मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, ठीक, समझ में आया। अब हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। ई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी कार्य, गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कोई काम या कोई गुण, उसका अगर कोई नाम हो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे काइंडनेस, दया, विजडम, बुद्धि, ब्रेवरी, बहादुरी, ये सब क्या है, ये सब भाव है। ये कुछ है नहीं, कोई वस्तु नहीं है, कोई जगह भी नहीं है, और ना ही किसी का, मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, ये भाव का नाम है ना। काइंडनेस, विजडम, ब्रेवरी, कवर्डियस मतलब होता है डरपोकपन, है ना, डरपोक ये जैसे बोलते हैं हम लोग। हेट्रेड, नफरत, चाइल्डहुड, बचपन, वुमेनहुड, औरतापन या औरत जैसी, ठीक है, तो औरत जैसे गुणों को हम वुमेनहुड कहते हैं। सिकनेस, बीमारी, पॉवर्टी, गरीबी, ये सब क्या है, ये सब आप महसूस कर सकते हो, आप देख नहीं सकते हो। तो ऐसी चीज़ें जो आप महसूस कर सकते हो, अगर उसका आप नाम रख दो तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। यानी कि आपने देख लिया, किसी भाव का अगर हम नाम रखते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा।
किसी मटेरियल यानी किसी वस्तु का अगर वो उसका प्योर रूप वही है तो उसको हम मटेरियल नाउन कह देंगे। अगर कोई किसी कैटेगरी का नाम है तो कॉमन नाउन, किसी विशेष ग्रुप का नाम है तो हम कलेक्शन का नाम है यानी उसका पूरा ग्रुप का एक कलेक्शन बन जा रहा है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नाम से क्लियर है। और पहला जो था प्रॉपर नाउन, किसी भी चाहे वो ग्रुप ऑफ नाम है चाहे कोई भी है, वो अगर विशेष नाम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। एक बात लास्ट में आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मली आपको यही लगता होगा कि कोई ऐसा वर्ड अगर वो प्रॉपर नाउन है तो कॉमन नाउन नहीं होगा या वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। हो सकता है, डिपेंड करता है वो कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी क्या होता है, कोई वर्ड जो नॉर्मली प्रॉपर नाउन होता है कभी कभी उसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कभी आपको मैं बताऊंगा फ्यूचर में आके। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला एनिमल क्या था, कॉमन नाउन। क्लियर है, एनिमल क्या होता है, कॉमन नाउन ही होता है ना। अब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब एलिफेंट क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा, है ना। आप बोलोगे एलिफेंट प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं बोलूँ इंडियन एलिफेंट, तो अब एलिफेंट क्या है, वो कॉमन नाउन की तरफ बिहेव कर रहा है और इंडियन एलिफेंट वो प्रॉपर नाउन की तरफ बिहेव कर रहा है। यानी कि नॉर्मली एलिफेंट प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला इंडियन एलिफेंट तो वो जो पिछला वाला एलिफेंट था वो इंडियन एलिफेंट की तुलना में कॉमन है और इंडियन एलिफेंट क्या है, प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन। क्लियर है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये नॉर्मली नहीं होता है लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी कंडीशन ऐसे हो जाती हैं कि हम ऐसा करना पड़ता है हमें। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं विशेष। जैसे गोल्ड आप देख लो, गोल्ड प्रॉपर नाउन भी है, सॉरी मटेरियल नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है, दोनों में। ठीक। विशेष, पहला एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें ना देख सकते ना ही स्पर्श कर सकते, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा, जिस शब्द के अंत में नेस, शिप, हुड लगा रहता है जैसे उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बहुत आसान पहचानने का तरीका है, काइंडनेस, है ना, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, है ना, मैनहुड, वुमेनहुड आपने ऊपर देख ही लिया था, वाइटनेस, सिकनेस, ब्लैकनेस, फ्रेंडशिप, ठीक, या हार्डशिप, वो सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो भाव है। नोट, नाउन का एक दूसरा वर्गीकरण भी किया जाता है, मतलब नाउन को एक अलग वर्ग में भी रख के हम उसको वर्गीकरण कर सकते हैं उसका। जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। बहुत आसान है, जैसे बुक, पेन, बॉय, गर्ल, सिस्टर, हॉर्स, काउ, एक्सेट्रा। सेकेंड, अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स की गणना नहीं की जा सकती। जैसे मिल्क, मिल्क को आप गणना कर सकते हो नहीं, उसको आप माप सकते हो दूसरे के द्वारा, है ना, कि वो कितनी मात्रा में है, उसकी क्वांटिटी नाप सकते हो, है ना। तो वो क्वांटिटी आप नाप सकते हो लेकिन उसको गणना नहीं कर सकते हो कि वो कितना है। गोल्ड, शुगर, ऑनेस्टी, ऑयल, काइंडनेस, पॉवर्टी। गोल्ड, कितना गोल्ड है आप काउंट नहीं कर सकते हो। हाँ, ज्वेलरी कितनी है वो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन गोल्ड आप कितना है वो काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। शुगर नॉर्मली है, बोलोगे शुगर तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन आपको पता है शुगर काउंट नहीं किया जाता है। शुगर आपको कभी आप ऐसे दुकानदार में जाकर नहीं बोल सकते भैया हमको 10 शुगर दे दो, है ना। क्या है, क्या बोल रहे हो आप, 1 किलो शुगर, 2 किलो शुगर ऐसे बोलते हो ना, 2 किलो 3 किलो। तो ये ध्यान दीजिएगा। केस, अब हम आते हैं कारक। अब केस क्या होता है, यानी कि केस मतलब आप ये समझो कि कोई भी नाउन है उसका यूज़ हम किस किस कंडीशन में कर रहे हैं वही केस मान लो आप। ठीक है। नाउन के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इनके रिलेशन भी अलग अलग होते हैं। उन्हीं के आधार पर केसेस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नॉमिनेटिव, यानी कि जब हम नाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करें, जब कोई भी नाउन, आपने जितने 5 नाउन देखें और 2 नाउन और आपने देखा काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो इन सब नाउन, कोई भी नाउन अगर वो नॉमिनेटिव यानी कि उस सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है तो क्या होता है, आगे लिखा हुआ है,
यदि नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस में माना जाता है। जैसे शी इज गोज टू स्कूल, हरी सिंग द स्कूल, तो आप नॉमिनेटिव मतलब भी होता है सब्जेक्टिव, आपने कभी ना कभी सुना होगा ये वर्ड। इन वाक्यों में शी तथा हरी दोनों नॉमिनेटिव केस में हैं क्योंकि दोनों कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त है, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, नाम से क्लियर है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में आए। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अच्छा बताओ, कर्म हिंदी में पहले कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म होता है, यही होता है ना, हिंदी में यही कहते हैं ना, कर्ता क्रिया कर्म। तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जिसको पता है बताओ कि कर्ता और क्रिया, अगर आपने वर्ब वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कर्ता और क्रिया का क्या संबंध होता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक, वर्ब वाला जो मैंने अलग से वीडियो बनाया था उसमें आपको पता होगा, आपने देखा होगा तो ये अब यहाँ चलते हैं। लिखा राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो लेटर क्या है, लेटर एक कॉमन नाउन है ना, तो नाउन हो गया। शी गोज टू स्कूल, स्कूल क्या है, ये भी कॉमन नाउन है, तो ये भी उसमें आ गया। ही हेल्प हर, उसने उसकी मदद की। ठीक, तो ये क्या है, शी क्या है, हर क्या है, हर कॉमन नाउन ही है ना। और कॉम सॉरी गलती हो गई मुझसे, ध्यान नहीं दिया मैंने, ये प्रोनाउन है, सॉरी गलती हो गई। लिखा ही हेल्प्ड हर। इन लेटर में अ लेटर, स्कूल तथा हर ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। प्रयोग सॉरी गलती हो गया, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। इन वाक्यों में अ लेटर, स्कूल तथा हर ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्रिया के बाद प्रयोग किए गए हैं, अतः ऑब्जेक्टिव केस है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस नाउन के लिए भी आ सकता है, प्रोनाउन के लिए भी। सब्जेक्टिव केस नाउन के लिए भी आ सकता है, प्रोनाउन के लिए। ठीक है ना, तो ये बात गलती मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने हर को प्रॉपर नाउन में बोलने जा रहा था तो वो गलत है, वो प्रोनाउन में आता है। ठीक, तीसरा पॉजेसिव, इसको पॉजेसिव ध्यान दीजिएगा बोलने का तरीका। इसको नॉर्मली आप पोसेसिव बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ी स्टैंडर्ड हाई करोगे, आप हाई क्लासेस में जाओगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, बड़े बड़े कॉलेज में जाओगे, तो जहाँ पे इंग्लिश अच्छी बोली जाती है वहाँ पर इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव, पोसेसिव नहीं बोलते। पोसेसिव यहाँ बोलो जनरल में, आप क्लास 12 तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे भी हाई स्टैंडर्ड, जैसे आप दिल्ली चले गए, दिल्ली आप पढ़ रहे हो, वहाँ आपने पोसेसिव बोला तो लोग कहेंगे यार इसको तो पता ही नहीं कैसे बोला जाता है वर्ड्स को, तो ये पॉजेसिव है। ठीक है, पॉजेसिव केस यानी कि स्वामित्व यानी ओनरशिप या अधिकार का भाव प्रकट करने के लिए पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज सीताज पेन, यहाँ देखो सीता का, यानी ये पेन किसका है, यह पेन सीता का है। दिस इज सीताज पेन, यह सीता का पेन है, यानी कि पेन किसका है, सीता का, तो पेन पे किसका अधिकार है, सीता का। इसीलिए इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ सीताज, इसको लिखते ही ऐसे हैं, बोलते हैं सीताज, रामाज या राम्स। ठीक है, स आखिरी में लाता ही है। सीताज पॉजेसिव केस में है। ठीक, नॉर्मली आपको पहचानना है पॉजेसिव केस। इंग्लिश में नाउन के लिए बहुत आसान है, किसी भी वर्ड के बाद एस लगा होगा, ऊपर कॉमा लगा होगा। ठीक है ना, अब समझ जाना, अगर ऊपर कॉमा लगा हुआ है तो या तो वो शॉर्ट फॉर्म होगा, किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होगा, ठीक, या वो पॉजेसिव केस होगा। ठीक, चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना है, बहुत सिंपल है। आप मैन के बाद हुड लगा दो, फ्रेंड के बाद शिप लगा दो, बॉय के बाद बॉयहुड लगा सकते हो, ब्रदर क्या हो जाएगा, ब्रदरी भी होता है और ब्रदरहुड भी होता है। ठीक, ब्रदरहुड सही पड़ेगा। फिर टीचर क्या होता है, वाइट क्या होता है और चाइल्ड क्या होता है, ये आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप पे कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 2, राइट काइंड्स ऑफ नाउन गिवन बिलो। आपको पता नहीं ये कौन काइंड का मतलब किस प्रकार का नाउन है। मैन कॉमन नाउन है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। चाइल्ड कॉमन नाउन है, फर्नीचर प्रॉपर नाउन है, बाकी आप समझ सकते हो। फर्नीचर प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मुझे बताओ जल्दी। कॉमन नाउन है। क्यों, ऐसा क्यों, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो पहला जो लेटर है, मैंने
मैंने पहले बोल दिया था प्रॉपर नाउन। फिर एक बार ध्यान से दीजिए, मैं इसलिए मैंने आपको बोला ताकि आप थोड़ा क्रॉस चेक करो अपने आप को। एम में, मैन में एम स्मॉल था, चाइल्ड में सी स्मॉल था, फर्नीचर में एफ स्मॉल है ना, कैपिटल नहीं है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पहचानने का। प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल से। इसलिए मैंने फर्नीचर को पहले प्रॉपर नाउन बताया, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ कि भाई कभी कभी ऐसे आपसे भी गलती हो जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा। पहला लेटर कैपिटल होता है, यानी कि गंगा, नैनीताल, जो कैपिटल से लिखा हुआ है वो सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। बाकी सब अपने आप से आप चेक करके मुझे बताइएगा। एक्सरसाइज नंबर 3, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको नाउन पहचानने हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी, पॉलिसी, ये दोनों नाउन है। द क्राउड वॉज बिग, क्राउड बड़ा था, तो क्राउड इसमें नाउन है। बाकी अब अपने से चेक करना, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 4, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इंडिया वॉन द मैच बाय एन इनिंग। इसको अगर आप ध्यान देखो, इसमें आपको ये पहचानना है कौन से सेंटेंसेस सही हैं। अगर सही नहीं है तो उसको सही करिए। ये भी ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है आपको कुछ सेंटेंस एकदम सही मिले। जैसे पहला सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि इसमें क्या देखना है आपको? सिर्फ पहले नाउन देखना है। इंडिया नाउन है, मैच नाउन है और इनिंग। और आपको पता है इंडिया प्रॉपर नाउन है, मैच कॉमन नाउन है, इसलिए उसका आगे द लगा है। इनिंग, क्योंकि एक इनिंग के बारे में बात हो रहा है, इसलिए एन इनिंग कहा जाएगा, सिंपल। तो पहला वाला सही है। दूसरा क्या लिखा है? द कैटल इज ग्रेजिंग मतलब होता है घास चरना इन द फील्ड। मैदान में घास चर रहे हैं कैटल। नॉर्मली कैटल किसे बोलते हैं? कैटल जब ढेर सारे गाय या ढेर सारे बैल या जो भी होते हैं भैंस अगर एक साथ कहीं पे रहते हैं तो उनको हम कैटल कहते हैं। अगर वो अकेले होते हैं तब उन्हें हम बफेलो, काऊ ये कहते हैं। तो मुझे बताओ, कैटल के साथ क्या लगना चाहिए? उसके साथ लगना चाहिए आर, लेकिन यहाँ लगा क्या है? इज, तो गलत है। यहाँ द कैटल आर हो जाएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऐसे बाकी आपको चेक करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए जो एकदम परफेक्ट हो, तो ये मत सोचना कि ज़बरदस्ती उसमें कोई ना कोई एरर निकाल दें। ठीक, अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको नाउन पहचानना है। जैसे पहला लिखा है राकेश गोज टू आगरा विथ हिज सिस्टर, तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ राकेश नाउन है। अब कौन सा नाउन है ये नहीं बोला है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि विच नाउन, इसमें बस बोला है नाउन। तो आप राकेश नाउन है, आगरा नाउन है और सिस्टर, ये 3 नाउन है। द क्राउड वॉज वेरी बिग, क्राउड बहुत बड़ा था, तो क्राउड नाउन है। और बिग को भी आप कह सकते हो नाउन, लेकिन वो अलग कैटेगरी में आता है, ठीक है। वो एडजेक्टिव से बदल कर जब नाउन बनता है तब उसे कहते हैं। अब बाकी सब भी आप चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं नाउन की नंबर के बारे में बात करेंगे। अभी हमने वही काउंटेबल अनकाउंटेबल देखा था ना, वही कुछ ऐसा ही नाउन द नंबर। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो अतः काउंटेबल को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। सिंगुलर नंबर, इसे हम सिंगुलर नंबर का नाउन, प्लूरल नंबर का नाउन। बॉय, गर्ल, काउ, ट्री, बुक, ईटीसी। वैसे बॉयज़, गर्ल्स, काउ, ट्रीज, बुक, ईटीसी, ये सब प्लूरल और सिंगुलर आपको पता ही होगा। जो नाउन एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे हम सिंगुलर नाउन नंबर, तथा जो नाउन एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें प्लूरल नंबर कहा जाता है। जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है। जो आपने देखा, बॉय एक नाउन के बारे में बता रहा है, बॉयज़ कई सारे नाउन के बारे में बता रहा है, तो उसके हम ध्यान देंगे। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम। समांतर संज्ञा शब्दों के अंत में एस जोड़ने से नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय के साथ एस जोड़ दिए, बुक के साथ एस जोड़ दिए, गर्ल के साथ, ट्री के साथ एस जोड़ दिए, तो वो प्लूरल बन गया। लेकिन कुछ और भी होते हैं, जैसे नाउन के अंत में यदि पहले से ही एस या डबल एस यानी 2 एस लिखा हो, या एस एच लिखा हो, या सी एच लिखा हो, या एक्स, इसमें से कोई भी लिखा हो, तो उसके अंत में ई एस लगाते हैं। नॉर्मली एस लगाते हैं, लेकिन अगर उसको प्लूरल बनाना हो तो ई एस लगाते हैं अगर उसके लास्ट में एस, एस एस, एस एच या सी एच लिखा हो। जैसे क्लास से क्लासेस बन गया, क्योंकि इसमें 2 बार ऐसा आया है। ब्रांच में सी एच लिखा है इसलिए ब्रांचेस हो गया। टैक्स में एक्स लिखा है इसलिए टैक्सेस हो गया। बस में एक ऐसे तो बसेस हो गया। ब्रश में ब्रशेस हो गया। किस में किसेस हो गया। बॉक्स में बॉक्सेस हो गया। ठीक,
अब तीसरा, यदि नाउन के अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर बहुवचन बनाने के लिए IES कर दिया जाता है। जैसे बॉय, बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज़, आर्मी का आर्मीज़, स्टोरी स्टोरीज, ड्यूटी ड्यूटीज़। दूसरा, जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई वाउल यानी स्वर हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई के आगे एस जोड़ दिया जाता है। ध्यान दो, अगर किसी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे बेबी, देखो बेबी में वाई से पहले बी है, बी कॉन्सोनेंट है। लेडी में वाई से पहले डी है। सिटी में वाई से पहले टी है। इसलिए जो उसका हम प्लूरल बनाया तो हमने IES जोड़ दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है ये जानने के लिए कि अगर आपको किसी भी नाउन, सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको ये चेक करना होगा अगर उसके लास्ट में वाई है कि क्या वाई से पहले जो लेटर है क्या वो वाउल है। अगर वो वाउल है तो उसके साथ बस एस जोड़ देंगे। जैसे मंकी में एस जोड़ दिए, की में एस जोड़ दिए, टॉय में एस जोड़ दिए, ट्रे में एस जोड़ दिए। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे B, C, D, F, G, H ऐसे हो तो उसके और भी होते हैं जितने आपने पढ़ा होगा 21, उस कोई भी रहेगा तो हम IES लिखेंगे। अगर जो वाउल होते हैं AEIOU, अगर ये रहेंगे AEIOU तो हम S जोड़ेंगे, IES नहीं लिखेंगे। यदि नाउन के अंत में F या FE हो तो उसका प्लूरल S या ES जोड़कर तथा F या FE के स्थान पर VES करके बनाया जाता है। जैसे चीफ का चीफ्स भी हो सकता है, रूफ का रूफ्स हो सकता है, थीफ का थीव्स हो सकता है, लाइफ का लीव्स हो सकता है, लाइव्स हो सकता है, वाइफ का वाइफ्स हो सकता है, काफ का काफ्स हो सकता है और लीफ का लीव्स हो सकता है। तो ये थोड़ा आपको याद करना होगा थोड़ा सा। ओ से समाप्त होने वाले नाउन में अधिकतर समय ES लगाया जाता है। जैसे मैंगो, मैंगोज, बफेलो, बफेलोज, हीरो, हीरोज, पटेटो, पटेटोज। 6, कुछ नाउन या प्लूरल नंबर निम्नलिखित ढंग से बनाए थे। जैसे मैन, मैन, इसमें बस अल्फ़ाबेट चेंज हो गया। वुमेन में भी अल्फ़ाबेट चेंज हो गया। फुट में फिट, टूथ में टिथ, हाउस, माउस से माइस हो गया, लाउस से लाइस हो गया, गूज से गीज हो गया, ऑक्स से ऑक्सेन हो गया, चाइल्ड से चिल्ड्रन हो गया। क्लियर हो गया। देखिए विशेष, कुछ सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग सदैव प्लूरल फॉर्म के अर्थ में किया जाता है। जैसे कैटल, जिसे मैंने बताया होते सिंगुलर है लेकिन इसका यूज़ हम प्लूरल के रूप में करते हैं। पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब जहाँ पशुपालन होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर होते हैं वो, मतलब वो एक होते हैं लेकिन क्योंकि उनमें ढेर सारे लोग रहते हैं इसलिए उसको हम प्लूरल मान लेते हैं। जैसे कैटल, द कैटल आर ईटिंग द ग्रास। पीपल, ऑल द पीपल हैव, पीपल के साथ हैज़ नहीं लगाएंगे जो सिंगुलर के साथ लगाते हैं, हम यहाँ हैव लगाएंगे जो प्लूरल के साथ लगाते हैं। रिटर्न होम, कुछ प्लूरल फॉर्म का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म अर्थ में किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग, ये मतलब सिंगुलर ही होते हैं, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। एस लिखा होता है लेकिन उसके बावजूद भी इसको हम सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं आखिरी में एस होने के बावजूद। कंपाउंड नाउन को प्रिंसिपल वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं अगर वो कंपाउंड है। जैसे सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, स्टेप सन, मेड सर्वेंट, वॉशरमैन, ये क्या कंपाउंड नाउन किसे होता है? दो नाउन को जब हम जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। ठीक है, कोई भी दो नाउन को जोड़कर कोई तीसरा मीनिंग देने वाला, जैसे सन मतलब क्या होता है? लड़का, लॉ मतलब नियम। अब बोलोगे सन इन लॉ मिला दिए मतलब या तो दामाद या तो सन इन लॉ मतलब होता है या तो दामाद को ही हम लोग नॉर्मली सन इन लॉ कहते हैं। तो सन इन लॉ मतलब ये क्या हो गया, इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो सन इन लॉज हो जाएगा। लॉ के बगल में एस लगा देंगे। ठीक है, डॉटर इन लॉ का डॉटर इन लॉ, एक गलती होगी मुझसे, सन के बगल में लगाएंगे, डॉटर के बगल में लगाएंगे, लॉ के बगल में नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्टेप के बगल में स्टेप सन, तो स्टेप सन इसमें जो मेन नाउन है, जैसे सन मेन नाउन है तो उसके आगे एस लगा देंगे। डॉटर मेन नाउन है उसके आगे एस लगा देंगे। स्टेप सन, इसमें मेन कौन है? सन इम्पॉर्टेंट है तो सन के बगल में एस लगा देंगे।
मेड सर्वेंट, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सर्वेंट, तो एस लगा देंगे। वॉशरमैन, वॉशरमैन, इसमें MEN बदल गया, ठीक है। कमांडर इन चीफ, कमांडर मेन है तो कमांडर के बगल में एस लगा दिए हमने, ठीक। कुछ नाउन्स के सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं, जैसे डियर का डियर होता है, शिप का शिप होता है, फिश का फिश होता है। कई लोग फिशेस कहते हैं जो गलत है, फिश का फिश ही प्लूरल फॉर्म होता है। अधिकांश मास नाउन समांतर सिंगुलर फॉर्म से प्रयोग किए जाते हैं, किंतु जब वे प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं तो उसका अर्थ मास नाउन से भिन्न होता है। जैसे एडवाइस, एडवाइस क्या होता है, किसी चीज़ को काउंसिल करना, लेकिन एडवाइसेस यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन देना, कोई बातचीत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास नाउन क्या होता है आपको मैं इतना बता दूँ, मास नाउन मतलब वो नाउन जो हम यूज़ करते हैं पीपल के लिए, लोगों के लिए। आयरन मतलब मेटल, अब मेटल क्या है, आयरन मतलब कोई भी नाउन, लेकिन आयरन्स, आयरन्स मतलब यहाँ मतलब हो गया कोई औजार। देखो IRON मतलब हो गया मेटल, है ना, यानी कोई धातु। लेकिन जब आयरन लिखा गया यानी कि ये वस्तु की बात हो रही है, किसी वस्तु की जो लोहे से बनी, जैसे मान लो आयरन मतलब कोई लोहा, लोहा से बना हुआ सामान। फोर्स मतलब स्ट्रेंथ, और फोर्सेस मतलब कोई आर्मी, है ना, आपने सुना होगा फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस, पाकिस्तानीज फोर्सेस, चाइनाज फोर्सेस, तो चाइनीज़ फोर्सेस से बोलते हैं हम लोग। तो जब फोर्स लिखा हो यानी कोई स्ट्रेंथ, लेकिन जब एस जुड़ गया तो वो कोई दूसरी मीनिंग दे रहा है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब द नाउन जेंडर की बात करते हैं, अभी हमने नंबर की बात की, अब बात करते हैं जेंडर की। जेंडर के 4 भेद होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जो नर के लिए यूज किया जाता है, फेमिनिन जेंडर जो मादा के लिए यूज किया जाता है, कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, दोनों के लिए यूज होता है। न्यूट्रल जेंडर जो मतलब न तो नर होता है ना ही मादा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर दोनों में अंतर होता है। कॉमन जेंडर मतलब जो दोनों के लिए यूज हो सकता है, और न्यूट्रल जेंडर जो किसी के लिए यूज नहीं होता है, न तो नर के लिए ना ही मादा के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मस्कुलिन में मैन आदमी, हॉर्स घोड़ा, बॉय ब्रदर, डॉग, ये सब मस्कुलिन हो गया। फेमिनिन में गर्ल, सिस्टर, लेडी, काऊ, ये सब। कॉमन जेंडर से पेरेंट, पेरेंट में देखो यहाँ ध्यान देना, ये पेरेंट मेल भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, आपको पता ही है। चाइल्ड, चाइल्ड कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। सर्वेंट नौकर, नौकर कोई भी हो सकता है, नौकरानी भी हो सकती है, नौकर भी हो सकता है। थीफ चोर, चोर लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है ना। न्यूटर वो जेंडर जो किसी के लिए यूज होता है, जैसे बुक, स्कूल, रूम, फ्रूट, फ्रूट क्या मेल फीमेल होती है, नहीं। रूम कमरा, कमरा मेल फीमेल होता है, नहीं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जेंडर समझने के सामान्य नियम, जिन शब्दों में स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ का बोध हो वे मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं नॉर्मली। सन, समर, विंटर, डेथ, टाइम। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई सूरज उगता है क्यों बोलते हैं, सूरज उगती है क्यों नहीं बोलते हैं। गर्मी बढ़ रही है ना, गर्मी का मौसम है, ऐसे लोग बोलते हैं। या गर्मी, विंटर मतलब समर, विंटर, डेथ मौत, ठीक। टाइम, इसको हम कैसे जानते हैं, मौत आ गई या मौत आ गया, ठीक। हिंदी में मौत आ गई होता है, इंग्लिश में हम इसको हमेशा मेल मानते हैं। कभी भी आपको अगर आपको डेथ को आदमी के रूप में यूज़ करना हो तो हमेशा मेल के रूप में यूज़ करोगे। टाइम को यूज़ करना हो इंग्लिश में तो मेल यानी आदमी के रूप में यूज़ करोगे। सन को हमेशा यूज़ होता है आदमी के रूप में। समर को यूज करना है हमें आदमी के रूप में। अगर कभी भी इसको हम आदमी के रूप में यूज़ करेंगे तो, जैसे जो कवि लोग होते हैं ना, तो कवि लोग कल्पना करते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सूरज को आदमी बना सकते हैं, वो ठंड को भी आदमी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो अगर ठंड को, गर्मी को अगर वो आदमी बनाएंगे तो हमेशा मेल यानी नर बनाएंगे, नर, मादा नहीं बनाएंगे, नर बनाएंगे। और जिन शब्दों से ब्यूटी, खूबसूरती की बात होती है, जेंटलनेस, मतलब कि सज्जनता की बात होती है, उसको हमेशा फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है। जैसे मून, मून हमेशा जो इंग्लिश में हमेशा फीमेल के रूप में देखा जाता है। अर्थ फीमेल माना जाता है क्योंकि उसकी ब्यूटी के बारे में बात होता है। स्प्रिंग, ऑटम, नेचर,
मर्सी, जस्टिस, पीस, होप, ये सब क्या है, ये ग्रेटफुलनेस है। महानता, महानता या खूबसूरती चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेमिनिन यानी कि मादा। यानी कि वो कोई भी वस्तु या वो कोई भी चीज़ अगर वो किसी की ब्यूटी, किसी की महानता की बात करता है, महानता की बात करता है, तो अगर उसको हम व्यक्ति के रूप में यूज़ करेंगे तो उसको हमेशा हम फीमेल यानी कि फेमिनिन जेंडर के रूप में यूज़ करेंगे। और ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो ताकत दिखाए, स्ट्रेंथ की बात करें, तो उसको हमेशा हम मैस्कुलिन के रूप में यूज़ करेंगे। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के नियम, ये भी आपको पता होगा कि मैस्कुलिन फेमिनिन का नियम बहुत सिंपल है। अपोजिट, बॉय का अपोजिट गर्ल, ब्रदर का अपोजिट सिस्टर, फादर का अपोजिट मदर, डॉग का अपोजिट बिच, है, किंग का अपोजिट क्वीन, हॉर्स का अपोजिट मेयर, सन का अपोजिट डॉटर, है ना। तो ये तो आपको पता ही है। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनिन ई एस एस जोड़ देने से बन जाते हैं, जैसे ऑथर का ऑथरेस, हेयर का हेरेस, लॉयन का लॉयनेस, पोएट का पोएटेस। तो कभी कभी ऐसा होता है। कुछ फेमिनिन मैस्कुलिन के फेमिनिन बनाते समय शब्द के अंत में वाउल हटाकर ई एस एस जोड़ दिया जाता है। तो जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, ओ हट गया, हंटर में ई हट गया, प्रिंस में ई हट गया और ई एस एस जुड़ गया। ध्यान दो, प्रिंस में से पहले आप ई हटाओ, फिर ई एस एस जोड़ो। समझ में आ गया? तो ये ध्यान दीजिएगा। टाइगर, टाइग्रेस, मास्टर, मास्टरेस, इसमें ई हट गया मास्टर में और टाइगर में, तो वो ध्यान दीजिएगा। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनिन निम्नलिखित होते हैं, जैसे हीरो का हीरोइन, सुल्तान का सुल्ताना, फॉक्स का विक्सेन, सिग्नर का सिग्नोरा। तो कभी कभी थोड़ा अलग भी होता है, तो आपको अलग से पढ़ना होगा। जिन नाउन्स के मैस्कुलिन या फेमिनिन का अलग अलग नहीं है, उनका आवश्यकता अनुसार ही, शी, सेक्स घोतक प्रोनाउन का या नाउन को प्रयोग, जैसे जिनका मतलब मान लो, अब देखो, अब जरूरी नहीं है भैया कि हर चीज़ का आपको मैस्कुलिन फेमिनिन मिल जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि जिसका मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं मिलता है, उसको या तो ही शी के रूप में यूज़ करते हैं, या तो उसके मेल या फीमेल वाले नाउन का यूज करते हैं। जैसे लिखा है मैस्कुलिन, बुल काफ। बुल क्या होता है? बुल मतलब काफ मतलब होता है बछड़ा, ठीक है। अब आपको पहचानना है कि वो बछड़ी की बात हो रही है कि बछड़ा, यानी जो वो बच्चा है गाय का, वो लड़का है कि लड़की। अगर लड़का है तो उसको बुल काफ बोलोगे। अगर वो जो बच्चा है गाय का, वो अगर लड़की है ना, मतलब फेमिनिन है, तो काऊ काफ। लड़की लड़का कहने में मेरा मतलब है कि उनका जेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। ये मत समझना कि मैं गाय के बच्चे को लड़की मान रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ। ही बियर मतलब कि वो जो बियर है, जो भालू, वो मेल है, नर है। और शी बियर मतलब कि वो मादा है। ऐसे ही बाकी सब भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। द प्रोनाउन, अब नाउन खत्म, अब हम चल रहे हैं द प्रोनाउन पे। परिभाषा, ये वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। Definition: a pronoun is a word which is used in place of noun as he, she, who, them, her। मतलब वो शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमें बोलना हो, जैसे आप घर में ही देखते हो, घर में आपको पता है कि आपके छोटे भाई का नाम करण है, मान लो, तो बोलो कि करण यहाँ आओ, तब आप ऐसे ही बोल सकते हो। आप एक और तरीके से बोल सकते हो, तुम यहाँ आओ। तो आपने करण का नाम नहीं लिया, आपने करण के बदले जो शब्द का प्रयोग किया उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, सर्वनाम। नाम से क्लियर है। एग्जाम्पल, रामू डिड नॉट कम एज ही वॉज इल। रामू नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। देखो, रामू का यूज़ पहले हो चुका है, इसलिए जब दोबारा उसके नाम का जिक्र हुआ तो हमने उसका नाम नहीं बोला, उसके नाम के बदले हमने दूसरा शब्द बोला, ही, ठीक। वैसे ही राधिका के लिए है। उपयुक्त वाक्यों में रामू के लिए ही और राधा के लिए शी का प्रयोग हुआ है। ये ही और शी दोनों प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम है। इतना क्लियर हो गया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कई सारे प्रकार होते हैं, वो देखते हैं। पहला, पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं। व्यक्तिवाचक नाम से क्लियर है, किसी व्यक्ति के लिए यूज होना। तो जैसे द पर्सन, यानी द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं प्रोनाउन की कैटेगरी में। पहला जो बोल रहा है, यानी मैं या हम, ये 2 लोग बोलते हैं ना, या तो मैं बोलता है या तो हम बोलते हैं।
द पर्सन हु स्पोकन टू, जिससे हम बोल रहे हैं बात। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए आई, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो इसलिए आप क्या हो गए, यू। ठीक है। द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है, ही शी इट दे। मान लो मैं शाहरुख खान के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, तो शाहरुख खान क्या हो गया, थर्ड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप सेकेंड पर्सन क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हो, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। अब मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ जो अभी हमारे सामने नहीं है, तो शाहरुख खान क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। क्लियर हो गया। अब शाहरुख खान की जगह हम कोई व्यक्ति को रख ले, ही शी इट, कुछ भी किसी को भी रख सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। इन्हें क्रमशः फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आई वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकंड पर्सन कहते हैं, ही शी इट दे को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन ये नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का सिंगुलर, तो आई क्या है, सिंगुलर है, और वी क्या है, प्लूरल है। तो आई को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो हम, मतलब नॉमिनेटिव मतलब एक सब्जेक्ट आपने ऊपर पढ़ा होगा, तो आई को जब हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो आई यूज़ करेंगे। और उसी आई को अगर हम पॉजिटिव मतलब किसी का हक जताने के लिए यूज़ करेंगे, जैसे माई पेन, माई बुक, तो हम से क्या कहते हैं, माई यूज़ करेंगे या माइन। तीसरा, अगर इसको हमको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे, जैसे ही बीट्स मी, वह मुझे मारता है, तो देखो यहाँ मी यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। वैसे प्लूरल है, वी का ऑब्जेक्टिव केस, अगर वी को हमें यूज़ करना ऑब्जेक्ट के रूप में तो अस यूज़ करेंगे, और पॉजेसिव के रूप में हक जताने के लिए यूज़ करेंगे या तो अवर या तो अवर्स। इन शब्दों का प्रयोग समान रूप से स्त्री या पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, आपको पता ही है। सेकेंड पर्सन यानी मैस्कुलिन या और फेमिनिन, ये भी दोनों हो सकते हैं। मतलब कि सेकंड पर्सन को हम मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मतलब औरत और आदमी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, मेल या फीमेल। नॉमिनेटिव केस जैसे थॉ, ये खासकर आप पोएम में देखते होगे, ये THOU, पोएम में कई बार आपने देखा होगा। थॉ मतलब होता है तुम, ठीक। उसका थॉ का होता है थाई या थाइन या थी, तीनों होते हैं। थॉ अगर आप सिंगुलर हो तो आप थॉ के यूज होते हैं, थाई, थिन या थे। अब इसका यूज अब कोई करता नहीं है, बस अब ये पोएम में रह गया है, नॉर्मली इसका यूज़ होता नहीं है, अब सिर्फ यूज होता है यू का, ठीक। यू अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है तो यू, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना होगा तो यू, और अगर आपको हक जताने के लिए यूज़ करें, दिस इज़ योर ब्रदर, ही इज़ योर ब्रदर, वह आपका भाई है, ठीक है। तो इसके लिए हम योर यूज़ करते हैं या योर्स यूज करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग भी स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान यूज होता है। यू, योर, यू का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए किया जा सकता है। मतलब सिंगुलर जिस नंबर आपने देखा है, थॉ, थाई, थिन और थी ऑब्जेक्ट के रूप में, ये अब यूज होता है सिर्फ पोएम में आपको मिलता है, और नॉर्मल लाइफ में यू का यूज हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए कर सकते हैं। थर्ड पर्सन केस, नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर दोनों अलग को किया गया है, और उसमें भी दो है, मैस्कुलिन अलग, फेमिनिन अलग, मतलब आदमियों के लिए अलग शब्द है, और जैसे मतलब नारियों के लिए अलग शब्द है, मादा इसे बोलते हैं। कुछ न्यूटर है, कुछ ऑल जेंडर है, ठीक है। जैसे ही अगर सिंगुलर है, अगर ही है यानी कि वो किसी मैस्कुलिन नर के बारे में बात हो रहा है, ठीक। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और पॉजिटिव केस हिज। वैसे ही शी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पॉजिटिव केस हर या हर्ष होता है। न्यूटर यानी जो किसी के लिए यूज नहीं होता, इट, इट्स, इट, बहुत क्लियर है। ऑल जेंडर जो सभी जेंडर के लिए यूज होता है, जैसे दे, हम सबको दे बोल सकते हैं। वे लोग, तो वे लोग में कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों मेल कर भी हो सकते हैं। देयर, उनका, ठीक है। देम, वे, तो ये क्लियर हो गया आपको एकदम। लिखा विशेष, अधिकांश पर्सनल प्रोनाउन के पॉजिटिव के, जैसे माई, अवर, थाई, योर, हिज, हर, देयर, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं, क्योंकि वे नाउन के साथ प्रयोग के होकर एडजेक्टिव का रूप करते हैं। यानी कि अगर आप एडजेक्टिव पढ़ोगे आगे तो आप देखोगे एडजेक्टिव का एक और रूप होता है, मतलब एडजेक्टिव की जो आपने प्रकार पढ़ोगे इसमें आप पढ़ोगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये पहले से आपको बता दिया जा रहा है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए।
दिस इज़ हर हैंड, ये उसका हैंड पेन है, तो दिस इज़ हर पेन, ये उसका पेन है। दीज आर योर बुक्स, ये उनकी किताबें हैं। दैट इज़ माई बैग, वो मेरा बैग है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हर, योर, माई, हिज प्रोनाउन है, किंतु इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, अतः इन्हें प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। याद रखना, जब कभी भी प्रोनाउन किसी नाउन के साथ आ जाए तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव। ठीक, विशेष हिज शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव या प्रोनाउन दोनों के रूप में किया जाता है। अब देखो आप अंतर कैसे पहचानोगे, दैट इज हिज पेन। अब देखो इसमें हिज क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर वही ऐसे आ जाए, दैट पेन इज हिज, वह पेन उसकी है, हिज के बाद कोई नाउन नहीं है, तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन। यानी इससे क्या पता चला, यानी कि जितना आपने ये पढ़ा है ही, शी, इट, दे, यू, अगर इसके बाद खासकर पॉजिटिव में जैसे हिज, हर, देयर, अगर इसके बाद कोई नाउन आता है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन नहीं आता, जैसे आपने एग्जांपल देखा हिज पेन, ठीक है, तो हिज पेन आपको ये बता रहा है कि ये एडजेक्टिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और हिज के बाद क्योंकि कोई नाउन नहीं है इसलिए इसको पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आपको अंतर समझ में आ गया। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ उदाहरण, जैसे दिस हाउस इज माइन, दोज बुक्स आर योर्स, दिस गार्डन इज हर, ये उसका है, दिस आइडिया ऑफ योर्स इज नॉट पॉसिबल, इसके लिए हम ऐसे यूज करते हैं। अब हम देखते हैं इट का प्रयोग। एक बार आपको बता दूं कि इस पार्ट में सिर्फ मैं नाउन या प्रोनाउन बताने वाला हूं, सिर्फ 2 ही बता रहा हूं, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी को भी बोर हो जाएगा, आपका भी कंसंट्रेशन ध्यान नहीं लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ नाउन या प्रोनाउन अभी बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट पार्ट में जल्दी, कल ही आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा इसका, उसमें हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियोस के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट जितने भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बचा है वो बताएंगे। इट का प्रयोग, इट पर्सनल प्रोनाउन है जो निर्जीव यानी निर्जीव वस्तु के लिए होता है, या कोई भी ऐसा कोई भी छोटा जानवर जो बहुत छोटा, जैसे चींटी, कीड़े या छोटा बच्चा, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। दिस इज़ योर बुक, टेक इट अवे, यहाँ इट का प्रयोग बुक के लिए किया गया। इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, इट इज़ सर्टेन दैट यू आर राइट। अब देखो इसमें ये देखो इट यूज़ हुआ है कोई एक निश्चित बात के लिए। आपको पता है बात न तो सजीव होती है मतलब सजीव नहीं होती है, बात तो निर्जीव होती है, तो भाव होता है। इट रेन्स हेवनली, मतलब बारिश बहुत तेज हुई। अब बताओ रेन क्या है, रेन तो ये मतलब क्या कहते हैं, रेन क्या है, रेन एक पानी है। अब पानी ना तो सजीव होता है, मतलब सजीव होता ही नहीं, निर्जीव की बातें छोड़ दो, यानी कि इट यूज हुआ है रेन के लिए, और रेन निर्जीव होता है। इट इज़ समर, समर क्या होता है आपको पता है, मौसम है। अब मौसम निर्जीव होता है तो इट यूज हुआ है समर के लिए। बाकी सब भी आप इसी तरह देख सकते हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पहला हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन, अब हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य कर्ता की ओर ही इंगित करे तो इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। वे इस प्रकार बनाते हैं, जैसे माई सेल्फ, ध्यान दो क्या लिखा है, जब कर्ता के द्वारा यानी जो काम कर रहा है, किया गया कार्य कर्ता के ओर ही, मतलब कोई काम है जो कर्ता के द्वारा ही और इंगित करे, तो ऐसे सर्वनाम को हम रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्ट करे, जो अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करे, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, माई मैं, और सेल्फ मतलब मैं खुद, हिम सेल्फ वह खुद, हर सेल्फ वह खुद, योर सेल्फ तुम खुद, ओन सेल्फ मतलब खुद, इसका मतलब ओन सेल्फ मतलब था खुद, और इट सेल्फ मतलब कोई वस्तु है या कोई चीज़ है जो खुद, जैसे मशीन खुद खराब हो गई, मशीन इट सेल्फ ruined या डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने देखा कि सेल्फ लगाया है तो सेल्फ रिफ्लेक्सिव की तरह यूज़ हो रहा है, जो अपने आप को फिर दोबारा यूज़ हो रहा है किसी काम को लेकर।
देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। अब देखो आपने देखा योर सेल्फ SELF लिखा तो वो योर यूज हुआ था सिंगुलर के लिए, और यहाँ योर हुआ है प्लूरल के लिए जिसमें SELVEF, यानी अगर SELF लिखा होगा किसी पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ तो आप समझ जाना है कि वो सिंगुलर की बात हो रही है, और अगर SELVS लिखा होगा तो यानी प्लूरल प्रोनाउन की बात हो रही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। एग्जाम्पल, ही पिक्ड हिमसेल्फ, उसने खुद उठाया, यानी उसने कोई चीज़ थी वो उसने खुद उठाया। फिर लिखा है दे पुट देमसेल्फ इनटू डिफिकल्टी, उन्होंने खुद अपने आप को, देमसेल्फ मतलब खुद अपने आप को उन्होंने परेशानी में डाला। विशेष रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्फ लगाने से बनते हैं। बहुत आसान है ये तो। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम से क्लियर है, डेमोस्ट्रेट करता है वो। दिस दैट दीज दोज, ये चार ही होते हैं आदि, यद्यपि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि अगर ध्यान दो दिस किसी नाउन के साथ आ गया, दैट किसी नाउन के साथ आ गया, दीज या दोज किसी भी नाउन के साथ आ गए, जैसे दिस बुक, दैट बुक ऐसे आ गया तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर दिस अकेले आया, अगर उसके साथ कोई नाउन नहीं आया तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। किंतु जब इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो वे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे दिस इज़ अ बुक, यहाँ देखो दिस इज़ अ बुक, दिस के साथ बुक नहीं आया, दिस से थोड़ा एक वर्ड बाद, दो वर्ड बाद बुक लिखा हुआ है। दीज आर पेन्स, यह सब पेन है, ठीक है। अगर ये लिखा होता है दीज पेन तो यहाँ दीज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये क्लियर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, बहुत सिंपल है। अगर ईच के बाद अगर नाउन आ गया तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर ईच अकेले आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ईच, ईदर, नीदर और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि वे किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। अतः इनका प्रयोग सदैव एक वचन के लिए ही किया जाता है। देखो ईच हो, ईदर हो, नाइदर हो, ये केवल एक एक लोग के बारे में बात होता है। जैसे ईच प्रत्येक का अगर आप तोड़ोगे तो इसका मतलब होता है एक एक लोग, ठीक है। ईदर मतलब कोई एक, और नीदर मतलब कोई एक नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमेशा एक एक लोग के बारे में बात हो रहा है। जब एक एक लोग के बारे में बात हो रहा है इसलिए इसको हम एक वचन में हमेशा रखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज़, अगर ये लिखा होता ईच बॉयज़ तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन यहाँ ईच ऑफ द बॉयज़ लिखा है इसलिए ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक। एक बॉय के बारे में बात हो रहा है। नाइदर मतलब होता है कोई नहीं, जब कोई नहीं तो भाई प्लूरल कैसे होगा, मतलब वो सिंगुलर होगा ना प्लूरल होगा, तो इसीलिए उसको हमने सिंगुलर ही मान लिया। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन नाम से क्लियर है, जब शब्द व्हाट, हु, हुम, विच, हुज वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं और उन नाउन्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो इन शब्दों के प्रश्न पूछने का परिणाम स्वरूप होते हैं, तो उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो इसका मतलब सिंपल समझो, जब कोई भी वर्ड जो प्रश्न पूछे और जो उसका उत्तर है वो नाउन हो जाए, प्रोनाउन भी हो सकता है, जरूरी नहीं नाउन हो जाए, नाउन या प्रोनाउन हो जाए तो उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। एक बात फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसा आप पिछले एक दो टाइप से देख रहे हो कि अगर उसके बाद नाउन आ गया तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे व्हाट बुक, विच बुक कौन सी बुक, व्हाट टाइम कौन सा समय, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर किसी भी क्वेश्चन वाले वर्ड के साथ अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर वो क्वेश्चन वर्ड अकेले आ रहा है, ठीक है, और उसका जो आंसर बनेगा वो कोई नाउन या प्रोनाउन बनेगा तो उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तब बोलोगे दिस इज़ पेन, दिस इज़ बुक, दिस इज़ कॉपी, दिस इज़ रूम, दिस इज़ कैमरा, ऐसे बोल सकते हो आप। तो ये सब के सब नाउन या प्रोनाउन होंगे। हु रोट दिस बुक, अब यहाँ देखो हु के बाद रोट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा है, ठीक है, यानी कि हु अकेले आया है, कोई नाउन नहीं आया है, तो यानी कि ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। बाकी सब एग्जाम्पल भी आप इसी तरह देखोगे इंटरोगेटिव का, वो सब
सेम ऐसे ही है। रिलेटिव प्रोनाउन नाम से क्लियर है, रिलेशन बताएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में समानता क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग दो समान उपवाक्यों में संज्ञा या संबंध प्रदर्शित करने के लिए होता है। अब देखो उपवाक्य को हम क्लॉज कहते हैं। अगर आपने सेंटेंस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि उपवाक्य किसे कहते हैं। ठीक, संबंधवाचक यानी संबंध जोड़ने वाले को, और खासकर संबंध जोड़ने के लिए हम कोई क्वेश्चन वाले वर्ड को ही लिखते हैं। जैसे दिस इज द बॉय हु शोड मी अ पिक्चर, यह लड़का है, यह वही लड़का है जिसने मुझे पिक्चर दिखाया था, मतलब फोटो दिखाई थी। दूसरा, आई गॉट द पेन, मैंने पेन पा लिया। विच वॉज लॉस्ट, जो खो चुका था, यस्टरडे, कल। देखो हु यूज हुआ है उस लड़के के लिए जिसने पिक्चर दिखाई थी, यानी दिस इज अ बॉय शोड मी अ पिक्चर, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, हु। तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, कुछ आवश्यक जानकारियाँ। पर्सनल प्रोनाउन के प्रयोग का कर्म निर्मित होता है, जैसे यू, ही, आई। अगर कभी भी अगर आपको यू मतलब 3 लोग मिल गए यू नाम से, मतलब यू के लिए आपको यूज़ करना पड़ा, ही के लिए यूज़ करना पड़ा और आई के लिए, तो हमेशा क्रम ये होता है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ये याद रखना। अब आपको तीनों पर्सन कभी भी एक सेंटेंस में मिल गए तो आप कैसे लिखोगे, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे यू एंड ही, अगर 2 मिल गए, कोई भी मान लो मिल गए, तो यू पहले लिखाएगा और ही बाद में। जब कभी भी सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों मिल गए तो पहले आप यू लिखोगे फिर ही लिखोगे। यू एंड ही केम हियर। अगर आपको सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मिल गया तब क्या करोगे, तब आपको सेकंड पर्सन पहले लिखना है और फर्स्ट पर्सन बाद में। यानी कि चाहे कोई भी केस हो, सेकंड पर्सन सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो हम थर्ड पर्सन को नहीं लिखेंगे। ठीक, जैसे मी, हिम एंड देम सदैव ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव केस बना, अगर क्या मतलब तीनों का ऑब्जेक्टिव केस बना तो पहले हम मी लिखेंगे, फिर हिम लिखेंगे, फिर देम लिखेंगे। जैसे ही टॉक्ड हिम यस्टरडे, ही गेव मी अ पेन, आई टॉट देम इन द क्लास। ये ध्यान देना है कि मी, हिम, देम, ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग होते हैं। इनका सब्जेक्टिव केस में प्रयोग नहीं करते हम। फिर लिखा है यू का प्रयोग नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए प्रयोग होता है, जैसे आप पहले ही जान चुके हो। आई के साथ माई, यू के साथ योर, और ही के साथ हिज, और शी के साथ हर काम प्रयोग करते हैं। किसके लिए, पॉजेसिव। जैसे माई यूज होता है आई के लिए, ही यूज होता है, अब एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ हिज बुक, इस पे ही के साथ हिज यूज हुआ है जो पॉजेसिव बता रहा है, हक बता रहा है। शी के साथ हज यूज हुआ है जो हर क्या है, वो पॉजेसिव हक जताया जा रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज। लिखा है पॉइंट आउट द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आई वॉश माई क्लोथेज माई सेल्फ, इसमें 3 प्रोनाउन है, आई, माई और बाई सेल्फ। अगर आप चाहो तो ये बोल सकते हो कि आई कौन सा प्रोनाउन है, माई कौन सा प्रोनाउन है, माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, आप ये भी लिख सकते हो। द लिटिल बॉय वॉज स्वीपिंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज बैग। अब देखो इसमें प्रोनाउन कौन सा है, ही और हिज, ये 2 प्रोनाउन है। ठीक, वैसे आपको बाकी सब भी ऐसे ही चेक करना है। अब एक्सरसाइज नंबर 7 लिखा फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, ध्यान दोनों। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आपको फिर से दिखाता रहा हूँ मैं यहाँ। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए ध्यान से, वो प्रोनाउन जो किसी 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं और नॉर्मली क्वेश्चन वर्ड से ही जुड़ते हैं। मतलब यहाँ क्वेश्चन वर्ड जोड़ रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग क्वेश्चन से नहीं होता है। ठीक, जैसे देखो एवरीवन लाइक द बॉय, सब लोग लड़के को पसंद करते हैं। हु स्पीक द ट्रूथ, जो सच बोलता है। सेकंड, नन लाइक्स द गर्ल, कोई पसंद नहीं करता लड़की को। हु टेल्स अ लाई, जो झूठ बोलती है। ठीक, ये उल्टा भी हो सकता है, लड़कों के लिए भी यूज हो सकता है कि नन लाइक द बॉय हु टेल्स अ लाई। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। तो ये था आपका 7वां एक्सरसाइज। एडजेक्टिव आपको देख ही रहे हो, एडजेक्टिव लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो तैयार रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर कहीं पर डाउट परेशानी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट आप कल देखोगे, कल पार्ट 2 देखोगे इसका, ठीक है ना। वीडियो का एंड कर रहे हैं, आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।